नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड फॉरवर्ड। मैं हूं ऋचा जैन कालरा और ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विशेष प्रस्तुति। उत्तराखंड में विकास की जब बात होती है तो बात महिलाओं और बच्चों की भी होती है, क्योंकि महिलाएं यहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं। और आज इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आईएएस अधिकारी श्री चंद्रेश कुमार जुड़ रहे हैं, जो कि महिला और बाल कल्याण विभाग में सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है चंद्रेश जी आपका। धन्यवाद। तो जैसा मैंने कहा कि महिलाएं उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही हैं ग्रामीण इलाकों में, चाहे खेती हो या फिर पशुपालन हो, 90% लेबर महिलाएं ही रही हैं। तो क्या जो उत्तराखंड की नीतियां हैं, इनकी इस वास्तविक भूमिका को देखते हुए तैयार होती हैं या किस तरह से तैयार होती हैं? निश्चित रूप से उत्तराखंड में राज्य सरकार की प्राथमिकता में हमारी महिलाएँ सम्मिलित हैं, हमारे बच्चे सम्मिलित हैं। इनको देखते हुए ही बहुत सारी नीतियाँ हम बनाते हैं, चाहे वो कृषि संबंधित नीतियाँ हों, पर्यटन की नीतियाँ हों, या जब महिला विकास की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो वो नीतियाँ परिलक्षित होती हैं कि कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए। और बाल विकास के ऊपर, बच्चों के विकास के ऊपर विशेष फ़ोकस दिया जाता है, क्योंकि आगे आने वाला समय जो है, ये ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का समय है। तो ह्यूमन कैपिटल में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जब आप देखते हैं, तो उस ह्यूमन कैपिटल में सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आता है महिलाओं का और बच्चों का। तो उनको केंद्र में रखकर ही राज्य सरकार अपनी नीतियों को क्रियान्वित करती है, बनाने का प्रयास करती है। उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा रहा है रोजगार के लिए युवाओं का बाहर जाना या माइग्रेशन। और जब माइग्रेशन होता है तो जिम्मेदारी आमतौर पर महिलाओं पर आ जाती है, जो घर संभालती हैं, खेती संभालती हैं, परिवार के साथ साथ कई बार गांव भी संभालती हैं। तो क्या वो ज्यादा सशक्त हुई हैं या फिर उनकी सिर्फ जिम्मेदारियां बढ़ी हैं माइग्रेशन के चलते? इसको 2 तरह से देखा जा सकता है। महिलाओं का सशक्तिकरण जो है, सशक्तिकरण एक पार्ट है, और उनकी ज़िम्मेदारियों में जो इज़ाफ़ा हुआ है, ड्यू टू कि पुरुषों का पलायन हुआ है गाँवों से, उसकी वजह से उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो सशक्तिकरण निश्चित रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है पिछले 2 दशकों में, जब से हमारा राज्य बना है। चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे हमने जो स्वयं सेवा सहायता समूह बनाए हैं, एसएचजीज़ बनाए हैं, जिसके थ्रू हमने लखपति दीदियाँ तैयार किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि उत्तराखंड में हमारे पास 1,67,000 हम्म। इस समय लखपति दीदियाँ हैं। ये एसएचजी के माध्यम से 5 लाख से अधिक महिलाएँ जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 1,67,000 से ज़्यादा महिलाएँ हमारी लखपति दीदी हो चुकी हैं। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था में, परिवार की आर्थिकी में उनका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम ये योगदान उनकी चॉइस से है या उनकी हम्म। मजबूरी है। हम्म। मजबूरी तब होगा जब पलायन के बाद उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँ और उस ज़िम्मेदारियों को निभाने में वो पिसती रहें। तो ऐसी स्थिति नहीं है। ऑफ कोर्स पलायन के बाद उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बढ़ी हैं, लेकिन उन ज़िम्मेदारियों को हम्म। उन्होंने बखूबी सँभाला है, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन क्षेत्र में वो होम स्टे चला रही हैं। हम्म। इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें वो अपना रोल प्ले कर रही हैं। और अब तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से जब हमने 50% का रिज़र्वेशन दिया है, तो निर्णय में भागीदारी में भी हमारी महिलाएँ आगे बढ़कर काम कर रही हैं। और वो ग्रास रूट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ के लेवल पे, उनको किस तरह की पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उसमें अपना रोल प्ले कर रही हैं, पॉलिसीज़ बनवा रही हैं, फिर उस पर उस पॉलिसी के हिसाब से अपना काम कर रही हैं और अपने परिवार की और प्रकारांतर से राज्य की आर्थिकी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अ, क्योंकि केंद्रीय स्तर पर हम 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखते हैं। तो अगर आपको अपने विभाग में, महिला और बाल कल्याण विभाग में निवेश के लिए प्रायोरिटी एरिया गिनाने हो तो वो क्या होंगे? क्या वो न्यूट्रिशन होगा? क्या वो एजुकेशन होगा? क्या वो डेवलपमेंट होगा स्किल का, या हेल्थ होगा? अगर हम 2047 की बात करना चाह रहे हैं, आगे आने वाले 10 से 15 साल के बाद के हुँ। उत्तराखंड को मैं कहाँ देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि हमारा जो निवेश होना चाहिए, हुँ। वो मानव पूँजी में निवेश होना चाहिए, ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल में निवेश जो आज बच्चा जन्म ले रहा है, हम 2026 में बात कर रहे हैं, वो 2047 में 20 साल का होगा। तो पहली कोशिश हमारी ये है कि हम उस बच्चे को जो फ्यूचर रेडी कैसे बनाएँ उसको। वो स्वस्थ कैसे हो, उसको एजुकेशन कैसे, क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, और उसके बाद उसको हम अवसर की समानता दें।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहाड़ का बच्चा इसलिए वंचित हो जाए अवसर से कि उसके पास एक्सेस कम है, डिजिटल एक्सेस कम है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म की अवेलेबिलिटी उसकी कम है। तो इस ब्रिज को पूरा करने के लिए पहली आवश्यकता है कि बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाए, हुँ। उसका पोषण बेहतर हो, पोषण के साथ-साथ पोषण बेहतर होगा तो वो अच्छा क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ पाएगा वो। अगर वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़ता है, उसकी अच्छी एजुकेशन होगी। अच्छी एजुकेशन होगी तो उस एजुकेशन के बल पे वो रोज़गार में जो अवसर होंगे, उन अवसर को वो टैप कर पाएगा। एजुकेशन भी एक बड़ा मुद्दा रहता है माइग्रेशन के पीछे। फैमिलीज़ इसलिए भी माइग्रेट करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एजुकेशन का लेवल वो नहीं है जो कि होना चाहिए, और ये हमने पहाड़ में और मैदानी इलाकों के स्कूलों में देखा है। तो ये इस अंतर को पाटने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो हमारे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ, आज के समय में इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि डिजिटल एक्सेस हुँ, कितना हो। डिजिटल एक्सेस बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ, लेकिन एट द सेम टाइम डिजिटल लिटरेसी की भी बात हुँ, होनी चाहिए। हुँ, डिजिटल लिटरेट अगर कोई होगा, तब हम उससे ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो डिजिटल सिटीज़न बनेगा। हुँ, सिटीज़न वो होता है जो ज़िम्मेदारी लेता है, केवल अधिकार की बात नहीं करता, वो ज़िम्मेदार नागरिक के रूप में बात करता है। हमें अपने बच्चों को जो फ्यूचर रेडी जिनको हमें तैयार करना है, उनको डिजिटल एक्सेस देना है। डिजिटल एक्सेस में गवर्नमेंट काफ़ी अग्रेसिव वे में हम काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लास्ट माइल तक हुँ। हमारी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, सो दैट कि जहाँ पर हमारे टीचर्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आज का सारा ज्ञान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल है। हम अपने बच्चों को इस तरह की जानकारी दे पाएँ और बता पाएँ कि डिजिटल एक्सेस के थ्रू आप अपने आप को एजुकेट करो, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी बताने की ज़रूरत है कि आपको उस डिजिटल एक्सेस के थ्रू क्या लेना है, क्या छोड़ना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डिजिटल अवेयरनेस अगर नहीं होती है, तो साइबर क्राइम्स की बात आती है, इस डिजिटल तो तरह की एक चीज़ें भी आ एक जाती हैं। एस्पेक्ट हो गया इसका, लेकिन जब हम एजुकेशन के स्तर की बात करते हैं, तो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, वहाँ मूलभूत सुविधाओं की बात आती है, और यहाँ पर गैप्स दिखे हैं। तो इन गैप्स को लेकर क्या सोच है सरकार नहीं, की? इन गैप्स निश्चित रूप से पहाड़ों का उत्तराखंड में जो पहाड़ी जनपद हैं, उनका अपना चैलेंज है। चैलेंज किस तरह हुँ, का है? एक तो जियोग्राफिकल हुँ, चैलेंजेस हैं, हुँ, उसके साथ-साथ जो आबादी है, वो स्कैटर्ड वे में फैली हुई है। वहाँ तक सर्विसेज़ का एक्सेस आसान नहीं हो पा रहा है। हेल्थ के भी चैलेंजेज़ हैं, हेल्थ सर्विसेज़ के चैलेंजेज़ हुँ, हैं, स्कूल के चैलेंजेज़ हैं। इनको ब्रिज करने के लिए हुँ, इनको ब्रिज करने के लिए ताकि वो बच्चा जो पहाड़ में है, हुँ, वो शहरी बच्चे से हुँ। वो कहीं पीछे न रह जाए। इसको ब्रिज करने के लिए हमें डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को जितना स्ट्रॉन्ग करना है, उतना करने की कोशिश करनी चाहिए और राज्य सरकार इसमें लगी हुई है। एट द सेम टाइम स्कूल एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को जो प्रोवाइड करने की बात है, उसमें जो भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, उसके माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जा रहा है। बच्चों के कुपोषण के जो आंकड़े हैं पहले से तो बेहतर हैं, लेकिन कुपोषण सिर्फ एक वक्त का भोजन नहीं है जो स्कूलों में मिलता है, ये क्वालिटी भी है, ये अवेयरनेस भी है। तो उसके स्तर को अपग्रेड करने के लिए क्या किया जा रहा यस, आज के समय में अब बात इस पर नहीं होती है कि खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अ, है? हुँ, सरकार की बहुत सारी योजनाओं के थ्रू हुँ, जैसा कि प्रधानमंत्री पोषण अभियान के तहत हुँ, 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। तो चैलेंज इस चीज़ का नहीं है कि राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्वालिटी फूड हुँ, क्वालिटी फूड की अब जो समय आ गया है बात करने का कि कैसे क्वालिटी फूड दिया जाए। क्वालिटी फूड में क्या होना चाहिए? प्रोटीन रिच फूड होना चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। और जो हरी सब्जियाँ हैं, जैसे हमारे लोकल पहाड़ में मंडुआ होता है, झिंगोरा होता है, भट्ट होती है, गहत होती है, हुँ, इन सबको उनके मेनू में कैसे सम्मिलित कराया जाए, हुँ, सो दैट कि अगर इस तरह के भोजन क्वालिटी क्वालिटी फूड मिलेगा तो एनीमिया का स्तर गिरेगा, कम होगा। हुँ। अगर एनीमिया कम होगा, तो महिला स्वस्थ होगी तो बच्चा स्वस्थ होगा तो फिर जो हम फ्यूचर रेडी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की बात करते हैं, 2047 की बात कर रहे हैं, तब वो एक चेन कंप्लीट होती है। जब हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की बात करते हैं, क्योंकि महिलाएं, मैं पहाड़ की महिलाओं की बात कर रही हूँ यहाँ पर, वो जंगल से बहुत करीबी से जुड़ी हुई हैं, वो खेती से बहुत करीबी से जुड़ी हुई हैं, और आपके राज्य में इकोलॉजिकल चैलेंजेस बहुत सारे हैं। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मॉडल में महिलाओं को कहाँ पर देखते हैं? जैसे मैंने अभी बात की कि हमारी महिलाएँ जो हैं स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में,
वो अब मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की भूमिका में आ गई हैं। उनका जीवन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है जल से, हुँ, जंगल से, प्राकृतिक संसाधनों से। तो जल, जंगल और प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज पर उनका कंट्रोल, उनका मैनेजमेंट, हुँ, ये मैनेजमेंट कैसे होगा? मैनेजमेंट होगा उनको लीडरशिप देकर, हुँ। उनको जो हमारे लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें उनको प्रतिनिधित्व देके। तो इस तरह से उत्तराखंड में आपको ये जानकर अच्छा भी लगेगा कि हमारे यहाँ जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं, उनमें 50% का रिज़र्वेशन है, लेकिन महिलाओं की संख्या 55% से ज़्यादा है। हुँ, इट मीन्स कि केवल रिज़र्वेशन की वजह से वो आगे नहीं आ पा रही हैं। हुँ, रिज़र्वेशन तो एक क्रिटिकल फैक्टर है जो कि आपको पिंच करता है कि आप आगे बढ़ें। लेकिन उसके अलावा भी महिलाओं की संख्या है। तो इससे उनमें जो सशक्तिकरण आया है, उस सशक्तिकरण के माध्यम से जो ये इकोलॉजिकल चैलेंजेज़ हैं, इनको मीट आउट करने में उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। यहाँ पर अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करें तो शायद ये बातचीत कंप्लीट नहीं होगी। तो कानून व्यवस्था की जब हम बात करते हैं महिलाओं के लिए, तो वो सिर्फ़ महिला की सुरक्षा एक मुद्दा नहीं है। असली चुनौती सामाजिक सोच भी है, लोगों के व्यवहार में बदलाव की है। तो वो कितना बदलाव आपने देखा है बीते 15-20 सालों में? जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, सुरक्षा को यूजुअली देखा जाता है लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर, कि कानून सशक्त हो, पुलिसिंग स्ट्रांग हो, त्वरित न्याय मिले हुँ, या उनके जो शिकायत हुँ, निवारण सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग हो। लेकिन ये सारी चीज़ें तब काम करती हैं जब अपराध हो चुका होता है। हुँ, महिला सुरक्षा पे अगर बात करनी है तो बात ये होनी चाहिए कि महिला अगर वो अपना डिसीज़न कोई ले रही है, उसको परिवहन के थ्रू कहीं जाना है, तो उसको ये कम्फ़र्ट फ़ील हो कि मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है। वो इतनी सशक्त हो कि वो अपना निर्णय खुद कर सके और समाज उसके निर्णय को एक्सेप्ट करने की स्थिति में हो। अगर ये चीज़ें होती हैं, तब महिला की सुरक्षा वो सुरक्षित महसूस करेगी और जब वो सुरक्षित महसूस करेगी, आधी आबादी है वो, हुँ, आधी से ज़्यादा मैं मानता हूँ उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में। अगर वो सुरक्षित महसूस करेगी, फ्री थिंकिंग के थ्रू अपना निर्णय हुँ। लेगी, तो निश्चित रूप से उसका जो सम्मान है, उसका जो आत्मविश्वास है, वो बढ़ेगा। अगर ये बढ़ता है तो किसी न किसी टर्म में वो जाके वो फ्यूचर रेडी नागरिक के रूप में अपने आप को तैयार करेगी और देश और राज्य की इकोनॉमी में अपना आज सहयोग के दौर देगी। में साइबर क्राइम भी महिलाओं के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, युवा लड़कियों के खिलाफ एक चुनौती है। इस पर क्या काम हो रहा है? साइबर क्राइम में की जहाँ तक बात है, साइबर क्राइम पे निश्चित रूप से हमारा डिपार्टमेंट भी इस पे काम करता है। हम लोग कोलैबोरेटिव वे में पुलिस के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ और जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं। और इसमें अवेयरनेस, साइबर क्राइम को रोकने का बहुत बड़ा हथियार अगर कुछ हो सकता है, तो लोगों को अवेयर करना, महिलाओं को, बच्चों को अवेयर करना कि ये जो डिजिटल एक्सेस है, डिजिटल हुँ, प्लेटफ़ॉर्म है जिसको कि आप यूज़ कर रहे हैं, इसके किस तरह से इसको यूज़ करना चाहिए ताकि आप किसी तरह से साइबर बुलिंग की केसेज़ हुँ, आपके ऊपर ना हो, हुँ, साइबर अब्यूज़ेज़ के केसेज़ ना हो। हुँ, अगर हो जाते हैं, तो आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम है। वो सपोर्ट सिस्टम जैसे हमारे अपने डिपार्टमेंट में बात करूँ, हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर है। वन स्टॉप सेंटर इज़ सॉल्यूशन फॉर ऑल। अगर किसी महिला के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो वी आर अवेलेबल ऑन महिला हेल्पलाइन के थ्रू, हम अवेलेबल हैं। आप बस एक कॉल कर दीजिए, हमारी टीम हर जिले में है, जो वहाँ तक आपके हुँ। पास पहुँचती है। आपको खुद आने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पहुँचती है, 24/7 काम करते हैं। तो इस तरह से साइबर क्राइम पर राज्य में काम हो रहा है। जब महिलाओं की बात होती है तो आंगनवाड़ी महिलाओं की भी बात आती है और वो एक बड़ा अहम रोल निभाती हैं जो कि अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है सरकार और समाज के बीच। लेकिन कई राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीदियों की ये शिकायत होती है कि उन्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। उत्तराखंड में क्या वो पर्याप्त संसाधन, ट्रेनिंग, सम्मान उन्हें मिल रहा है? जहाँ तक डिपार्टमेंट में आंगनवाड़ी वर्कर का प्रश्न है, मेरा खुद का मानना है और हमारे पूरे डिपार्टमेंट का, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को बार-बार कहते हैं कि आवर आंगनवाड़ी वर्कर्स आर द फाउंडेशन हुँ, पिलर। हुँ, ये समुदाय, परिवार, समुदाय और सरकार के हुँ, बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ये वो लोग हैं जो महिलाओं को, आंगनवाड़ी केंद्र जो है केवल इसलिए हुँ, नहीं है कि वहाँ पे हम सेवाएँ प्रदान करते हैं। हुँ, हमारी ये जो दीदियाँ हैं, आंगनवाड़ी दीदियाँ हैं, हुँ, ये केवल सेवा प्रदाता नहीं है। ये
उस महिला को जो कि आगे चल के माँ बनने वाली है, जो किशोरी बालिका है, जो आगे चल के माँ बनने वाली है, उसको माँ बनने के लिए तैयार करने में इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका को हमने रिकॉग्नाइज़ किया है। और उसके साथ-साथ हमेशा हमारी कोशिश होती है कि ये केवल वर्कर नहीं है, ये इनको वो सम्मान और वो आत्मविश्वास इनमें होना चाहिए कि हाँ, मैं समाज के मोबिलाइजेशन में, समाज के विकास में इनका जो इम्पोर्टेंट रोल है, उसको हम रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। और रिकॉग्नाइज़ करते हुए आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, दूसरे विभाग के जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको पर्याप्त ट्रेनिंग दी जा रही है, काउंसलिंग की जा रही है, हुँ, इनको जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डिजिटल एक्सेस कैसे इनको मिल सके, उसके लिए गैजेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो दी जा रही हैं। हुँ, बट हाँ, एक चीज़ निश्चित रूप से मानने की है कि इनकी अपनी हमेशा डिमांड्स रहती हैं कि हमें और भी होना चाहिए, कुछ मानदेय बढ़ जाना चाहिए। सब गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट कभी भी अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने नागरिकों को नाराज़ नहीं रखती और वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। हुँ, बट एट द सेम टाइम हम इनको हमेशा इस बात को कहते हैं कि आपकी जो ज़िम्मेदारी है, हुँ, वो ज़िम्मेदारी राज्य के समाज के निर्माण की ज़िम्मेदारी है। यू आर नॉट ओनली वर्कर, हुँ, यू आर द ब्रिज। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, ये ब्रिज हैं उस परिवार के, उस महिला हुँ, के, सरकार सरकार के बीच की, कि हमारी नीतियों को उन तक पहुँचाना और उनको फ्यूचर रेडी हुँ, नागरिक तैयार करना। हुँ। तो इस मामले में इनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है, यहाँ पर एक बहुत रिच संपदा है हर्ब्स की, द मेडिसिन्स की और महिलाओं के पास ये खूबी होती है कि वो इससे जुड़ी होती हैं लोकल स्तर पर पहाड़ों में। तो किस तरह से उनके इस अनुभव का, उनकी इस ज्ञान का फ़ायदा उठाया जा सकता है? इसमें एक पोटेंशियल है, क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? जी हाँ, इसमें सरकार काफ़ी तेज़ी से काम कर रही है। जैसे हमारे हर्बल हुँ, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए जो अभी मैंने बात की लखपति दीदी की, एसएचजीज़ की, हुँ, हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, हुँ, जो इस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। वो गाँव में छोटे-छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए हैं, जो हुँ, इस तरह की जड़ी-बूटियों पर काम कर रहे हैं, वो उसका उत्पादन करते हैं, हुँ, फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू उसको हुँ, उसकी मार्केटिंग करते हैं। हमारे अपने ब्रांड्स हैं, हुँ, हिलांस एक ब्रांड है, बुरा जिसमें बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड है, हुँ, जिसमें हम हाई एंड के प्रोडक्ट्स हुँ, तैयार करते हैं, जो हर्ब्स से तैयार होते हैं और उसकी हम इंटरनेशनल ब्रांडिंग उसकी हो रही है। तो जैसा मैंने कहा कि जो नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, दीज़ आर ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज़। इनकी मैनेजमेंट में महिलाओं की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और अब तो हमने चाहे वन प्रबंधन समितियाँ हों या पंचायती राज जो गाँव लेवल की संस्थाएँ हैं, हुँ, इनके माध्यम से इनको जोड़ा है और इनको खुद भी लीडरशिप के रूप में आगे लाके हमने चाहा है, सरकार ने कोशिश की है, राज्य सरकार ने, कि ये अपना निर्णय खुद करें कि जो हर्ब्स की जहाँ पर ज़्यादा हुँ, पैदावार हो सकती है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाने में उनको जो भी मदद की ज़रूरत होती है, वैसे सरकार भी अपने स्तर से प्रयास करती है, उनको जो अगर वहाँ से फीडबैक मिलता है, तो एक फीडबैक सिस्टम भी तैयार किया गया है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को सरकारी अमले के थ्रू, जो मशीनरी है, उसके थ्रू उसको पूरा किया जा सके। आखिर में अगर आपको उत्तराखंड की महिलाओं और बच्चों के लिए अगले 10 साल की प्लानिंग करनी हो, प्राथमिकता आपकी क्या होगी? कौन से क्षेत्र होंगे? अगर डब्ल्यूसीडी महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की बात करें, हुँ, हुँ। तो हमारा अगले 10 साल का जो चैलेंज है, जो देखना है, वो ये है कि हमें गोल्डन 1000 डेज़ पे काम करना है। गोल्डन 1000 डेज़ है कि पहले 1000 दिन हुँ, किसी भी बच्चे के, गर्भावस्था से 9 महीने के और उसके बाद के, तो कुल ये जो पीरियड है, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है कि पहले 5 साल में ही बच्चे का 80% मस्तिष्क का विकास हो जाता है, मोर देन 80%। तो इस पर हम काम कर रहे हैं कि उनकी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, हुँ। शुरू के पोषण और उसके बाद शुरुआती पढ़ाई। इसके ऊपर अगर हम अच्छा काम कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम 2047, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। हमारी हमारी कोशिश ये है कि हम उत्तराखंड का दशक होने के साथ-साथ 2047 तक उत्तराखंड को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में पहुँचा पाएँ। वहाँ हम देखना चाह रहे हैं और इसके लिए गोल्डन 1000 डेज़ और बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और किशोरियों के ऊपर हमारा विशेष फ़ोकस होगा।
कोई भी बातचीत चंदेश जी सिर्फ अच्छी ही नहीं होनी चाहिए, क्रिटिकल भी होनी चाहिए। तो ऐसे कौन से समस्या है जो आपको लगता है जिसके बारे में आंकड़े कम बताते हैं लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये एक गंभीर मुद्दा है और उसको एड्रेस किए जाने की ज़रूरत है जब महिलाओं की बात आती है, बच्चों की बात आती है? इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जिन जिन इंडिकेटर्स को हम देख नहीं पाते, जैसे पहाड़ में महिलाओं का अकेलापन, हुँ, उनका मानसिक हुँ, तनाव, परिवार का विघटन, पुरुषों का पलायन, हुँ, इन सब परिस्थितियों में जो मेंटल डिस्ट्रेस एक महिला ले रही है, महिलाओं में हो रहा है, उसका कोई पैरामीटर अभी तक हम नहीं बना पाए हैं। हम केवल इंडिकेटर में ये देखते हैं, जैसे अगर छोटे बच्चे की बात करें, हम स्टंटिंग नापते हैं, हुँ, उनकी वेस्टिंग नापते हैं, वेट नापते हैं। लेकिन अपने आंगनवाड़ी सेंटर पर भी हम इस इंडिकेटर को, तो दीज़ आर द ग्रोथ इंडिकेटर्स। हुँ, बट एट द सेम टाइम जो बच्चा आ रहा है, वो खुश है कि नहीं है? वो जिस घर में रह रहा है, उसकी माँ किन परिस्थितियों में इसका लालन-पालन कर रही है, इसको देख रही है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है, और अब समय आ गया है, हम एक इंडिकेटर्स के बियॉन्ड हुँ, ये सोचें कि कैसे हम खुशहाल लोगों में खुशहाली कैसे ला पाएँ? हुँ, और वो खुशहाली, मेरा मानना है कि केवल आर्थिक और अ, राजनीतिक रूप से ही नहीं आएगी, परिवर्तन से ही नहीं आएगी। उसके लिए जो सोशल कनेक्ट है, सोशल कनेक्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि अब परिवार छोटे हो रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। तो इसमें जो सामाजिक संतुलन है, हुँ। सामाजिक संतुलन को अगर हम बेहतर नहीं कर पाएँगे, तो निश्चित रूप से, जिसका कि कोई पैमाना भी नहीं नापने का, तो एक प्रॉब्लमेटिक क्षेत्र है ये। ये आपने जो सामाजिक संतुलन की बात की तो उसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए या किस तरह से इस पर काम होना चाहिए जो अभी तक नहीं हो पाया है या जिस पर ध्यान नहीं गया अभी तक? इसमें बेसिकली अभी उत्तराखंड को अगर हम देखें, तो 2 दशक पुराना राज्य है। अभी 25 साल। 25 साल हुँ, हमारा पूरा हो रहा है, नवोदित राज्य है। तो हम एक ट्रांजिशन फेज़ में हैं। जब कोई भी ट्रांजिशन फेज़ होता है, तो पहले हम ग्रोथ पर ही बात करते हैं। ग्रोथ, जब एक बार हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ पे पहुँच हुँ, जाते हैं, उसके बाद हम उस ग्रोथ को हुँ, मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए काम करते हैं। तो उत्तराखंड में अभी हम ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे चल रहे हैं, हुँ, लेकिन एट द सेम टाइम अब हमने इस पर सोचना शुरू किया है, कि वो जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, उसको कैसे हम बनाए रखें, और उसको बनाए रखने के लिए सोशल कनेक्ट ज़रूरी है। इसके लिए जो हमारे डिजिटल एक्सेस है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, हुँ। उनके थ्रू लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है, जिस पर कि हम काम कर रहे हैं। अगर आज आपको इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से कोई ऐलान या वादा करना हो उत्तराखंड की बेटियों से, यहाँ के बच्चों से तो वो क्या होगा? अगर मुझे अगले 10 साल के लिए एक वादा करना हो, तो मैं बच्चों के अगेन उनके पोषण, स्वास्थ्य और एजुकेशन का वादा करना चाहूँगा, कि हम उनको एक बेहतर कल देने के लिए, ताकि वो फ्यूचर रेडी नागरिक बन सकें, और एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकें, और सोशली रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन सकें। उसके लिए हम चाहेंगे कि उनका जो न्यूट्रिशन का जो सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग हो, और स्थानीय जो इकोसिस्टम है, लोकल इकोसिस्टम है, उनके साथ उनको जोड़ने का काम करें। यहाँ पर कई मामलों में महिलाएँ आगे आई हैं, जैसे कि आपने बोला कि रिज़र्वेशन भी लोकल लेवल पर मिला है। इसके अलावा हमने यहाँ लखपति दीदी की बात की। आप ऊर्जा दीदी के बारे में पहले कुछ बता रहे थे कि किस तरह से महिलाएँ वहाँ पर भी पहली बार आगे आई हैं, उस बारे में कुछ रोशनी डालना चाहेंगे? इनफैक्ट हमारे यहाँ दीदी एक बड़ा अच्छा वर्ड है। वो आप अपने से बड़े को भी दीदी बोल लेते हैं, छोटे को भी बोल लेते हैं। जैसे मेरे जितने आंगनवाड़ी वर्कर हैं डिपार्टमेंट में, मैं हमेशा जब भी उनसे मिलता हूँ, तो वो मेरे लिए आंगनवाड़ी दीदियाँ ही हैं। हुँ, हुँ। लखपति दीदी की बात आपने की, लखपति दीदी वो हैं जो एसएचजी के माध्यम से अपने आय के स्रोत उन्होंने विकसित किए हैं, और वो लाखों रुपए कमा रही हैं साल में। इसी तरह से ऊर्जा दीदी है, हमारे यहाँ सोलर दीदी भी बनाया हमने, ड्रोन दीदी हैं, ये ड्रोन ऊर्जा दीदी क्या करती हैं? ऊर्जा दीदी से एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमारे जैसे हम बिजली की सप्लाई करते हैं, बिजली की सप्लाई करते हैं, सिस्टम जो है बिल जनरेट हुँ, करता है। हुँ। उन बिल जनरेट करने के बाद उन बिल्स को कंज्यूमर तक पहुँचाना, और कंज्यूमर से कलेक्शन, जो जो ऑनलाइन नहीं कर रहा है। जो ऑनलाइन नहीं कर रहा है, उससे कलेक्ट करके लाके डिपार्टमेंट में जमा करना, और इस काम के बदले में उनको उनका अंशदान देना। ये ऊर्जा दीदी का एक रोल है हमारे यहाँ।
इसी तरह हुँ। सोलर दीदी हमने बनाया है कि हाँ जी। सोलर जो सोलर प्लांट लग रहे हैं, हुँ। छोटे-छोटे घरों में सोलर घरों के ऊपर जो प्रधानमंत्री सूर्य घर स्कीम है, हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री योजना भी है एक हुँ। सोलर से जुड़ी हुई। उसमें ये महिलाएँ घर-घर जाके, गाँव में जाके लोगों को अवेयर कर रही हैं कि सोलर लगाना कितना ज़रूरी है। हमारे चूँकि वी आर एनर्जी हंग्री कंट्री, हुँ। हमारे यहाँ ऊर्जा की जिस तरह की आवश्यकता है, अभी जब पिछले 4 महीने से जो चीज़ें चल रही हैं, हुँ। ईरान, अमेरिका वार के फ्रंट पे, तो ये कहा जा रहा है कि डीज़ल पेट्रोल क्राइसिस हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को संबोधन करके कहा है कि ऊर्जा की ज़रूरत तो कम किया जाए। ठीक है, कम करना है, लेकिन उसके साथ-साथ जो हमारी ज़रूरत है, हुँ। उसको हम अपने सेल्फ रेज़िलिएंट वे में कैसे पूरा कर सकें, हुँ। उसमें सोलर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये बताते हुए मुझे खुशी हुँ। हो रही है हुँ। कि हमने एडवांस लेवल पे सोलर दीदी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ऊर्जा हुँ। दीदी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं हम। बहुत-बहुत शुक्रिया चंदेश जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए और महिलाओं पर अपने कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उत्तराखंड की महिलाएं और सशक्त होंगी और बेहतर करेंगी और सिर्फ कंधे से कंधा नहीं बल्कि पुरुषों से आगे बढ़ के बात करेंगी, क्योंकि आप कहते हैं कि यहाँ पर महिलाएं हमेशा लीड रोल में रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये रोल और ज़्यादा निखरेगा आने वाले समय में। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।